हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के दूसरे पार्ट में। आज हम लोग पढ़ा जाएगा जो विलियन चैप्टर हम लोगों ने एक पार्ट कवर किया है, उसमें कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके परीक्षा में आने ही आने हैं। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं। आज हम लोगों को क्या क्या कवर करना है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक कवर करेंगे परासरण और परासरण दाब। आज हम सीखेंगे परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। आइए इसको हम लोग सीखा जाए। अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे परासरण और विसरण। तो सबसे पहले परासरण और विसरण के बारे में जाने। परासरण व विसरण। तो सबसे पहले हम परासरण के बारे में जाने, परासरण क्या होता है। तो परासरण को जानने से पहले हम जानेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो अपने में से केवल विलायक को पास करने देता है, विलेय को पास करने नहीं देता, उसे हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो अपने में से केवल विलायक को पास करने देता है, विलेय को पास करने नहीं देता, उसे कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे अंडे का आप देखे होंगे, जब बॉयल करके उसे छिला जाता है तो उसके ऊपर एक परत होती है अंडे की, झिल्ली टाइप की, वो भी एक प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली है। किशमिश देखे होंगे, किशमिश के ऊपर जो लेयर होता है वो लेयर, वो परत भी अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब हम समझते हैं कि परासरण क्या होता है। परासरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझेंगे क्या होता है। अब देखिए, जैसे ये आपको एक बर्तन है और हमने बीच में एक झिल्ली लगा दिया, और ये कैसी झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली है। और इस झिल्ली के नीचे हमने विलयन कोई भर दिया, कोई भी विलयन भर दिया, और इस झिल्ली के ऊपर हमने क्या भर दिया, कोई विलायक भर दिया। हम इस झिल्ली के नीचे विलयन भर दिए और इस झिल्ली के ऊपर हम लोगों ने शुद्ध विलायक भर दिया। अब हम समय के साथ देखते हैं कि ये विलायक इस झिल्ली के द्वारा ऑटोमेटिक पास होकर इस विलयन के अंदर जाता है। हम देखते हैं कि इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ये विलायक इससे पास होकर विलयन की तरफ जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं परासरण, ऑस्मोसिस। अब परिभाषा कैसे देंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। एक बार फिर से समझा जाए, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अब कहेंगे सर परासरण का एग्जाम्पल बताइए। तो परासरण का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किशमिश का फूलना परासरण का उदाहरण है। आप देखे होंगे रात में हम लोग किशमिश फुला देते हैं पानी के अंदर, तो सुबह देखते हैं कि वो किशमिश फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस किशमिश के ऊपर जो झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और पानी उस झिल्ली की सहायता से अंदर चला जाता है और वो किशमिश क्या होता है, फूल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किशमिश का फूलना परासरण का उदाहरण है। अब आइए विसरण समझा जाए हम लोग। विसरण क्या है। विसरण को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि परासरण तथा विसरण में अंतर लिखिए। तो अब हम लोग विसरण के बारे में समझेंगे। विसरण क्या होता है, अब समझ लीजिए। आप एक ग्लास पानी ले लीजिए और उस पानी के अंदर रसना मिला लीजिए, ऑरेंज फ्लेवर या मैंगो, कोई भी, मान लीजिए ऑरेंज फ्लेवर मिला दे रहे। तो जब हम रसना मिलाते हैं उस पानी के अंदर, तो पहले वो पानी लाइट ऑरेंज होता है और फिर समय के साथ साथ वो पूरा पानी ऑरेंज कलर का हो जाता है, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर मिलाए थे। तो इसमें हुआ क्या कि जो रसना था ये विलेय था और पानी विलायक था। तो विलेय विलायक में जाकर मिल रहा है और विलायक विलेय में जाकर मिल रहा है।
यानी विलेय और विलायक दोनों विपरीत दिशा में गति करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं विसरण। तो हम आपको ये एग्जाम्पल हो गया कि रसना जो है पानी के अंदर मिलाएंगे तो वो किसके कारण कलर बदल देगा, ऑरेंज हो जाएगा, विसरण के कारण। यानी विसरण के अंदर विलेय और विलायक दोनों एक दूसरे की तरफ प्रवाह करते हैं, लेकिन परासरण के अंदर सिर्फ विलायक पास होता है, विलेय पास नहीं होता। एक और अंतर कह सकते हैं कि परासरण के अंदर अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन विसरण के अंदर अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से हम लोग परासरण और विसरण में अंतर बता सकते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में अब हम लोग चलते हैं। उसका नाम है परासरण दाब। परासरण दाब। अब आइए समझा जाए हम लोग कि परासरण दाब क्या होता है। हमने एक बर्तन ले लिया, और इस बर्तन के बीच में हमने एक झिल्ली लगा दिया, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और हमने इस साइड कोई विलयन भर दिया, विलायक, विलयन नहीं, इस साइड विलायक भर दिया, और इस साइड हमने कोई विलयन भर दिया। अब आप देखेंगे कि समय के साथ साथ ये विलायक इस झिल्ली के द्वारा विलयन में जाने लगेगा, और जब विलयन में जाएगा तो हमने इस वाले पोर्शन में एक पिस्टन लगाया हुआ है, तो जब विलयन में जाएगा तो इसकी मात्रा बढ़ेगी, और ये मात्रा जो बढ़ेगी इस पिस्टन के ऊपर दाब लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा जो अतिरिक्त दाब लगाया जाएगा, उस दाब को हम लोग कहेंगे परासरण दाब। ध्यान से एक बार फिर से समझिए, जब परासरण की क्रिया होगी तो इस झिल्ली के द्वारा विलायक इसमें से पास होकर विलयन में जाने लगेगा, और विलयन में जाएगा तो इस पिस्टन के ऊपर जाकर दाब लगाएगा, और इस दाब को रोकने के लिए पिस्टन के द्वारा अतिरिक्त दाब लगाया जाता है। तो परासरण को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परासरण दाब किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम। अब हम लोग परासरण दाब के नियम के बारे में पढ़ेंगे। वान हाफ एक साइंटिस्ट है। वान हाफ ने वैद्युत अनअपघट्य के लिए परासरण दाब के कुछ नियम दिए जो गैसीय नियम से मिलते जुलते हैं। वान हाफ एक साइंटिस्ट है। वान हाफ ने परासरण दाब के लिए कुछ नियम दिए जो गैसीय नियम से मिलते जुलते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं परासरण दाब के नियम। अब परासरण दाब के नियम कितने हैं? तो परासरण दाब के नियम जो है मुख्य रूप से दो है। पहला है बायल वांट हाफ का नियम, दूसरा है चार्ल्स वांट हाफ का नियम। पहला है बायल वांट हाफ का नियम और दूसरा है चार्ल्स वांट हाफ का नियम। अब आइए हम लोग समझा जाए बायल वांट हाफ नियम। बायल वांट हाफ नियम। अब बायल वांट हाफ नियम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीख ले। अब देखिए,
P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C और T स्थिर है। अब कहेंगे सर ये P क्या है, C क्या है, T क्या है? तो P को कहेंगे परासरण दाब, C को कहेंगे सांद्रता और T को कहेंगे ताप। हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। आप जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है P बराबर KC, जहां K एक नियतांक है। अब हम जानते हैं चूंकि C बराबर होता है 1/V, हम जानते हैं C बराबर होता है 1/V, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अगर इस तरह डिफाइन करना होगा तो हम कह सकते हैं स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह भी क्या हो जाएगा? बायल-वांट-हाफ का नियम। तो आप अगर इसको भी चिन्ह हटाएंगे तो ये बन जाएगा P बराबर K/V, या इसे ही हम लोग लिख सकते हैं P बराबर KV। तो ये भी हमारा बायल-वांट-हाफ का नियम है। ये C के रूप में है, सांद्रता के पद में है, और ये आयतन के पद में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायल-वांट-हाफ का नियम क्या होता है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, चार्ल्स-वांट-हाफ नियम। चार्ल्स-वांट-हाफ नियम, ये बायल था। अब दूसरा जो नियम है वांट-हाफ ने जो दिया था वो नियम था चार्ल्स-वांट-हाफ नियम। ये हो गया चार्ल्स-वांट-हाफ नियम। अब चार्ल्स-वांट-हाफ नियम इन्होंने क्या दिया था, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था कि अगर जो है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ब्रैकेट में C स्थिर, इन्होंने कहा था कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। एक बार फिर से सुने, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन परम ताप के समानुपाती होता है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो P बराबर KT, ये हमारा हो जाएगा समीकरण, या इसे लिख सकते हैं P/T बराबर K। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चार्ल्स का नियम। ये कौन सा नियम हो जाएगा हमारा, चार्ल्स का नियम हो जाएगा। अब आइए आगे हम लोग समझा जाए बायल-वांट-हाफ नियम और चार्ल्स-वांट-हाफ नियम। ये हम लोग समझ गए ये कैसे नियम है, परासरण दाब के नियम। अब इसी दोनों नियम के आधार पर एक समीकरण बनाया वांट-हाफ ने और उसका नाम रख दिया वांट-हाफ समीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वांट-हाफ समीकरण क्या होता है। अब यहां देखिए, वांट-हाफ समीकरण, इन्होंने क्या किया, बायल के नियम और चार्ल्स के नियम दोनों को मिला दिया। अब देखिए ये हमारा बायल का नियम हो गया, ये हमारा चार्ल्स का नियम हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। 1 व 2 को मिलाने पर, 1 व 2 को मिलाने पर, जब 1 और 2 को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा P इज प्रोपोर्शनल टू T/V, या इसे लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू, नहीं PV प्रोपोर्शनल टू T, या इसे लिख सकते हैं PV प्रोपोर्शनल टू RT। PV प्रोपोर्शनल है क्योंकि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा
PV इक्वल टू RT। ये हम जानते हैं 1 मोल के लिए है, ये जो है 1 मोल के लिए है, 1 मोल के लिए है। यदि n मोल, यदि स्मॉल n मोल उपस्थित हो, यदि स्मॉल n मोल उपस्थित हो तो हमारा समीकरण बन जाएगा PV बराबर nRT। तो हमारा समीकरण बन जाएगा PV बराबर nRT। इसे हम लोग कहेंगे वांट हाफ समीकरण। तो हमारा समीकरण क्या बन गया? PV बराबर nRT, वांट हाफ समीकरण। जब आप इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल गैसीय समीकरण से मिलता जुलता है या आदर्श गैस समीकरण से मिलता जुलता है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि जो वांट हाफ ने जो नियम दिए थे ये गैसीय नियम से मिलता जुलता है। तो PV बराबर nRT, इसे हम लोग केमिस्ट्री में कहेंगे वांट हाफ समीकरण, लेकिन अगर इसे हम फिजिक्स में हम अध्ययन करेंगे तो PV बराबर nRT वहां कहेंगे आदर्श गैस समीकरण। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि परासरण दाब के नियम क्या है और वांट हाफ समीकरण क्या होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक के बारे में जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसका जो नाम है उसे कहा जाता है राउल्ट का नियम। उसे कहा जाता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हर साल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग राउल्ट के नियम के बारे में सीखा जाए। राउल्ट, राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम का आपको मैं सबसे पहले समीकरण लिख दे रहा हूं। देखिए यह है राउल्ट के नियम का समीकरण। इस वाले पूरे पोर्शन को कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इस वाले पोर्शन को कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और इस वाले पोर्शन को कहते हैं विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज। अगर आपको डिफिनीशन के रूप में लिखना होगा राउल्ट के नियम को तो कैसे लिखेंगे इसको समझ लिया जाए। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया? आपको राउल्ट का नियम हो गया। एक और डिफिनीशन है उसका, एक और समीकरण है, आइए उसको भी हम लोग पढ़ ले। PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N अपॉन N प्लस कैपिटल N, या PS इक्वल टू P नॉट कैपिटल N अपॉन N प्लस कैपिटल N। PS को कहते हैं विलयन का वाष्प दाब, P नॉट को कहते हैं विलायक का वाष्प दाब और कैपिटल N अपॉन N प्लस N को कहते हैं विलायक का मोल प्रभाज। अब आइए इसको डिफाइन किया जाए। तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं तो समीकरण हो जाएगा PS इक्वल टू P नॉट ब्रैकेट में कैपिटल N अपॉन N प्लस कैपिटल N। तो आपको समझ में आया राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम को मैंने दो तरीके से डिफाइन किया। अगर आपके परीक्षा में आएगा तो आप भी दो तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि नंबर पाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। आप अथवा करके दोनों नियम लिख देंगे। राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हिंदी के साथ साथ जो लिखेंगे ये समीकरण लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको समीकरण ही देखेगा, इसलिए आप नियम के साथ साथ समीकरण भी याद रखिए। अब चलिए आगे हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं। कुछ लिमिटेशन है राउल्ट के नियम की। तो आइए राउल्ट के नियम की सीमाएं हम लोग पढ़ा जाए कि राउल्ट की नियम की सीमाएं क्या है। चलिए तो राउल्ट के नियम की सीमाएं सिंपल लैंग्वेज में, लिमिटेशन क्या है
तो यह केवल अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन पर लागू होते हैं। यह केवल अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन पर लागू होते हैं, पहला लिमिटेशन है। दूसरा क्या है कि वह विद्युत अपघट्य जो विलयन में वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसमें राउल्ट का नियम नहीं लागू होता है। वह वैद्युत अपघट्य जो विलयन में टूट जाते हैं उस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। और तीसरा, जो वैद्युत अपघट्य विलयन में संगुणित हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, उस पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो आपको 3 लिमिटेशन मैंने बताया। पहला बताया यह केवल अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा, जो वैद्युत अपघट्य विलयन में संगुणित होते हैं उस पर राउल्ट का नियम नहीं लागू होता, और जो वैद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है राउल्ट का नियम क्या होता है और राउल्ट के नियम की सीमाएं बताइए। आपसे कभी कभी परीक्षा वाला राउल्ट के नियम की सीमाएं भी पूछ देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि राउल्ट का नियम क्या है और राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। तो अब आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा जो आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा है 4 मार्च को केमिस्ट्री का, उससे आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू एवरीवन। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो अगले वीडियो में उसका हम लोग सॉल्यूशन कर लिया जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन।